जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं फिजिक्स कक्षा 12 की 5वें लेसन की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये जो लेसन अपन ने दोस्तों डिजाइन जो किया है वो किया है NCERT RBSE के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। सारे टॉपिक अपन ने कवर किए और नोट्स जो है आपके लिए रिटर्न लेके आए हैं हम। तो आइए समझते हैं, चालू करते हैं। लेसन नंबर 5 क्या कहता है अपने को, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, समझते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। चुंबक का इतिहास बता रखा है। तो ग्रीस के एशिया माइनर के अंदर एक मैग्नीशिया नामक स्थान है। ग्रीस के एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक ऐसे पदार्थ की खोज की गई है जो क्या कर रहा है, लोहे को, निकल को और कोबाल्ट को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इस धात्विक पदार्थ को अपनी जगह के नाम के आधार पर क्या कहा गया, मैग्नेटाइट कहा गया। जगह का नाम था मैग्नीशिया, मैग्नीशिया से क्या कहा गया, मैग्नेटाइट कहा गया। ठीक है साहब। इस पदार्थ को एक क्वालिटी, इस पदार्थ के अंदर क्या क्वालिटी, इस पदार्थ को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो ये सदैव कौन सी दिशा में आके ठहरता है, उत्तर दक्षिण दिशा, नॉर्थ साउथ दिशा में आके हमेशा से रुक जाता है। अपने आप को क्या कर लेता है, व्यवस्थित कर लेता है। इस पदार्थ को बाद में क्या कहा गया, चुंबक कहा गया। ठीक है साहब। अब मैग्नेटाइट को लीडिंग स्टोन भी कहा गया। बाद में मैग्नेट से क्या बन गया, मैग्नेटाइट बन गया। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, Fe3O4 मैग्नेटाइट का फॉर्मूला। ठीक है साहब। इसका क्या नाम रखा गया, लीडिंग स्टोन नाम रखा गया, या फिर कहा गया इसको मार्गदर्शक पत्थर है। पुराने जमाने में जो नाविक लोग हुआ करते थे वो इस पत्थर का यूज करके दिशा का पता लगाते थे कि नॉर्थ और साउथ दिशा कौन सी है। अब ये जो चुंबक है जिसका नाम मैग्नेटाइड है ना, उसके प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार की चुंबक होती है साहब अपने। एक का नाम रखा अपन ने प्राकृतिक चुंबक और दूसरे का नाम रखा अपन ने कृत्रिम चुंबक। ये नेचुरल है और ये है आपकी आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल दो प्रकार की आपकी क्या होती है, चुंबक होती है। अभी इस चुंबक को दो प्रकार से समझते हैं, एक एक को डिटेल से देखते हैं कि भाई प्राकृतिक चुंबक कौन सी होती है। तो प्राकृतिक चुंबक को अगर अपन समझे, नेचुरल मैग्नेट को अगर अपन समझे, तो ऐसी चुंबक जो सीधे कहां से प्राप्त करेंगे, अपन खदानों से प्राप्त करेंगे, है ना। इसे अपन क्या बोल देंगे, प्राकृतिक चुंबक। इनका आकार कैसे होगा, अनिश्चित होगा, अनियमित होगा। मतलब इनके आकार के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होगी, कोई भी शेप के बारे में पता नहीं होगा। इनमें चुंबकीय गुण भी क्या पाए जाएंगे, कम पाए जाएंगे। तो क्या क्वालिटी हो गई है, प्राकृतिक चुंबक की आकृति कैसी होती है सर, अनियमित होती है, और चुंबकीय गुण क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए सर, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहे का एक अयस्क है, इसका फॉर्मूला है आपके पास में Fe3O4, जो एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है साहब। दूसरा प्रकार आर्टिफिशियल मैग्नेट। सेकंड नंबर का नाम क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। मानव द्वारा निर्मित होंगे साहब। प्राकृतिक चुंबक की अशुद्धियों को हटा देंगे। जो प्राकृतिक चुंबक अपन ने पढ़ी है उनकी अशुद्धियों को क्या कर दो, हटा दो, हटाकर अधिक चुंबकीय गुणों वाली चुंबक बनाई जाए, अधिक चुंबकीय गुणों वाली चुंबक बनाई जाए, जिसे अपन क्या बोल देंगे, कृत्रिम चुंबक बोल देंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल देंगे। क्या किया साहब अपन ने, तो जो इसके अंदर कम चुंबकीय क्षेत्र था उसको क्या कर देंगे, अपन बढ़ा देंगे। तो क्या बन जाएगी आपकी, कृत्रिम चुंबक बन जाएगी। लोह चुंबकीय पदार्थ को अब कैसे बनाई जाती कृत्रिम चुंबक, उसके अपन मेथड देख रहे हैं। कौन कौन से मेथड है, समझना ध्यान से। लोह चुंबकीय पदार्थ को उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, लोह चुंबकीय पदार्थ को उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, दूसरा परिनालिका में रखकर, तीसरा लोहे की छड़ पर चुंबक को रगड़कर इस चुंबक का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं। कौन कौन से तरीके बताए गए हैं, तो सबसे पहला तरीका आता है आपका लोह चुंबकीय पदार्थों को उच्च चुंबकीय क्षेत्र में रखकर। ठीक है साहब। दूसरा तरीका परिनालिका में रख दो। तीसरा तरीका लोहे की छड़ के ऊपर इसको क्या कर दो, रगड़ दो। तो तीन एक ऐसे तरीके बता रखे हैं जिससे आप पदार्थ को क्या बना सकते हो, चुंबक बना सकते हो। आइए साहब, कृत्रिम चुंबक वापस कितने प्रकार की होती है, तो कृत्रिम चुंबक आपकी होती है दो प्रकार की। एक का नाम होता है स्थायी चुंबक, एक का नाम होता है आपका अस्थायी चुंबक। ठीक है साहब। स्थायी चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट, अस्थायी चुंबक मतलब टेम्परेरी मैग्नेट। अपन समझते हैं पहले परमानेंट मैग्नेट क्या होता है। तो परमानेंट मैग्नेट को समझने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं कंसेप्ट इसका। तो स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक कौन से होते हैं, तो ऐसे चुंबक में लंबे समय तक चुंबकत्व बना रहता है। मतलब ये चुंबक लंबे समय तक रहता है, इनका चुंबकत्व आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। लंबे समय तक चुंबक बना रहेगा
और चुंबकत्व को अपन आसानी से नष्ट नहीं कर सकते हैं। ये किसके बनाए जाते हैं? कठोर स्टील के बनाए जाते हैं, कोबाल्ट स्टील के बनाए जाते हैं, टंगस्टन के बनाए जाते हैं, मिश्र धातु जैसे एलिनिको के बनाए जाते हैं, या अन्य किसी लोह चुंबकीय पदार्थ के बनाए जा सकते हैं। किनको? स्थायी चुंबकों को। आइए समझते हैं दूसरा, अस्थायी चुंबक क्या होते हैं। तो स्थायी चुंबक के बारे में मैंने डिटेल से जानकारी ले ली, अस्थायी चुंबक के बारे में अपन समझ रहे हैं। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होते हैं? ऐसी चुंबक जिसमें चुंबकीय गुण निश्चित समय के लिए ही उत्पन्न होते हैं, जब अपने को जरूरत होती है तभी अपन उत्पन्न करते हैं, अदरवाइज अपन इसको उत्पन्न नहीं करते हैं। क्या कहलाते हैं? अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। अस्थायी चुंबक में तब तक चुंबकित रहते हैं, अस्थायी चुंबक तब तक चुंबकित रहते हैं जब तक कि चुंबककारी बल वहां पे क्या होता है? उपस्थित रहता है। मतलब कोई चुंबक अगर पहले से वहां उपस्थित है या फिर चुंबककारी बल उपस्थित है, तब तक ये चुंबकित रहेंगे। उसके बाद क्या हो जाएंगे? विचुंबक बन जाएंगे। चुंबककारी बल हटा लेने पर ये अपने चुंबकीय गुण को समाप्त कर लेते हैं। मतलब जब तक कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा तब तक पदार्थ चुंबक रहेगा, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र को आप हटा दो, पदार्थ विचुंबक बन जाएगा। अस्थायी चुंबक का उपयोग कहाँ करते हैं? जनित्र के अंदर करते हैं, मोटर के अंदर करते हैं, विद्युत घंटी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इस उपयोग का क्वेश्चन आपका बन सकता है 12th लेवल का। अब अपन देखते हैं जो आपने चुंबक पढ़ी है अपने जो सिलेबस में है वो है बार मैग्नेट, है ना। छड़ चुंबक आपके सिलेबस में है जिसको अपन दंड चुंबक भी कहते हैं। इसके गुण के ऊपर आपका कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या क्या गुण होते हैं उसके अंदर उसको अपन समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो चुंबक के अंदर गुण होता है वो होता है दिशा निर्देशन का गुण। मतलब चुंबक से अपन आसानी से क्या बता सकते हैं? दिशा बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं समझते हैं। जब किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, ठीक है साहब, तो सदैव कौन सी दिशा में आकर ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में आकर क्या हो जाती है? ठहर जाती है। जिसके उत्तरी सिरे को क्या बोला जाता है? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल कहते हैं, तथा दक्षिणी सिरे को क्या बोला जाता है? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल कहते हैं। तो यहाँ दिशा निर्देशन का गुण क्या बताया गया है? यदि किसी छड़ चुंबक को आप क्या करो? लटका दो। जैसे ही छड़ चुंबक को आप मान लो या छड़ चुंबक है, यहाँ से आपने इसको लटका दिया, तो ये आके जो ठहरेगी वो सदैव कौन सी दिशा बताएगी? ये सदैव नॉर्थ और साउथ दिशा को इंगित करेगी। आगे समझते हैं क्या गुण है इसके। अब दूसरी प्रकृति कैसी है इसकी? इसकी दूसरी प्रकृति अपन समझ रहे हैं। दूसरी प्रकृति होती है इसकी आकर्षण प्रकृति। सेकंड प्रकृति आकर्षण। छड़ चुंबक के द्वारा लोहा, स्टील, कोबाल्ट, निकल आदि को अपनी ओर क्या किया जाता है? आकर्षित किया जाता है। तो आकर्षण गुण पाया जाता है। चुंबक के सिरों पर वे बिंदु जहां पर चुंबकत्व, चुंबकत्व मतलब आकर्षण करने की क्षमता, चुंबकत्व किसे कहते हैं? तो आकर्षण करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं? चुंबकत्व, आकर्षण की क्षमता। अगर कोई पूछ ले चुंबकत्व किसे कहते हैं, तो आकर्षण की क्षमता। तो चुंबक के सिरों पर वे बिंदु जहां पर चुंबकत्व का गुण अधिकतम पाया जाता है क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो आकर्षण होता है वो कहाँ होता है? सबसे ज्यादा आकर्षण होता है आपके ध्रुवों पर होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे चुंबकत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो अपन कुल मिला के कह सकते हैं चुंबक के अंदर एक आकर्षण की प्रकृति होती है जो लोह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट, निकल आदि को अपनी ओर आकर्षित करता है। तीसरी प्रॉपर्टी है ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति। मतलब सर, मतलब यदि किसी चुंबक को अगर आप ब्रेक करोगे, मान लो आपके पास एक चुंबक है, नॉर्थ और साउथ नाम दे दो इसको। इस चुंबक को अगर आप इसको ब्रेक करोगे, यहां से बीच में से तोड़ोगे, बीच में से तोड़ोगे तो भी क्या बनेगी? दो चुंबक बन जाएगी। ये नॉर्थ बन गया और ये क्या बन गया? साउथ। इधर ये क्या बन जाएगा आपका? नॉर्थ, और इधर क्या बन जाएगा? साउथ। तो इसको अपन अलग कर सकते हैं ना, नॉर्थ और साउथ पोल को अपन आसानी से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। जैसे इसको अलग कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे देखो वापस एन और एन और एस पोल बन गया। तो यहाँ पे क्या पता पड़ रहा है? ध्रुवों को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते, मतलब कर ही नहीं सकते, युग्म में क्या रहते हैं? वो उपस्थित रहते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है साहब। प्रेरण का गुण, ये गुण क्या होता है? जब लोह चुंबकीय पदार्थों को चुंबक के पास लाया जाता है, लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हो गए? फेरस हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकल हो गया। इनको कहाँ लाओ? चुंबक के पास लाओ। चुंबक मतलब नॉर्थ और साउथ। तो ये चुंबक क्या करेगी? इनको भी क्या बना देगी? चुंबक बना देगी। तो जब लोह चुंबकीय पदार्थों को चुंबक के पास लाया जाता है तो पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं।
इस घटना को क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। लो चुंबकीय पदार्थ ये कौन कौन है? फेरस, कोबाल्ट, निकल है। इसको किसके पास लाए? चुंबक के पास लाए, तो ये क्या आ जाएंगे? इसमें भी चुंबकीय गुण आ जाएंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेरण का गुण बोलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रही है? ध्रुव प्रबलता समान होती है। छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता क्या होती है? समान। कैसे सर? समझते हैं चलो। नॉर्थ और साउथ पोल है। अगर यहाँ लोहे के कण क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या होंगे? लोहे के कण आकर्षित होंगे। अगर यहाँ 50 कण आकर्षित होते हैं तो इधर भी कितने होंगे? 50 ही होंगे साहब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ध्रुव की ध्रुव प्रबलता क्या होती है? समान होती है। ठीक है साहब। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रतिकर्षण चुंबकत्व की असली पहचान है। मतलब प्रतिकर्षण के द्वारा ही अपन क्या बता सकते हैं कि पदार्थ चुंबक है या नहीं है। कैसे समझे? तो किसी छड़ चुंबक के पास लोहा व अन्य चुंबक के विपरीत ध्रुव को पास लाएं, लोहा व अन्य चुंबक के विपरीत ध्रुव को पास लाएं, तो उनमें क्या होगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। लोहा एवं चुंबक की पहचान करने के लिए अज्ञात छड़ के दोनों सिरे चुंबक के एक ध्रुव के पास लाते हैं। यदि अज्ञात छड़ का एक सिरा आकर्षित हो जाता है और दूसरा सिरा प्रतिकर्षित हो, तो छड़ क्या होगा? चुंबक होगा। आइए प्रयोग से समझते हैं। मान लो आपके पास दो पदार्थ है, एक ये पदार्थ है और एक ये पदार्थ है, दोनों सेम है। इसमें आपको ये पता लगाना है कि कौन चुंबक है और कौन पदार्थ है, लोहा यूं कह सकते हैं। तो एक काम करेंगे, अपन चुंबक लेके आएंगे। ये मान लो चुंबक आपके पास है, इस पदार्थ को इधर से टकराएंगे, इसको इधर से पास लेके आए। अगर मान लो ये क्या हो गया? आकर्षित हो गया। ठीक है सर। फिर इस वाले सिरे को पास में लाए, ये भी क्या हो गया? आकर्षित हो गया। इसका मतलब एक बात कंफर्म है, दोनों सिरे क्या हो रहे हैं? आकर्षित हो रहे हैं। जब दोनों सिरे आकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब पदार्थ क्या है? सर लोहा है। ठीक है। अब इस पदार्थ को लाए, इस वाले सिरे को इसके पास में लाए, तो मान लो आकर्षण हो गया, मान लो आकर्षण हो गया। लेकिन जैसे ये वाला सिरा इधर लेके आए तो प्रतिकर्षण हो गया। इसका मतलब ये वाला सिरा एस है, तभी तो ऐसे एस प्रतिकर्षित होगा, और ये वाला सिरा क्या है? एन है। तो अगर एक सिरा आकर्षित हो जाए और एक सिरा क्या हो जाए? प्रतिकर्षित, तो समझ जाना वो क्या है? चुंबक है। दोनों सिरे आकर्षित हो जाए, समझ जाना वो क्या है? लोहा है। तो क्या कह रहा है? प्रतिकर्षण ही तो बताया कि भाई ये प्रतिकर्षण हुआ, प्रतिकर्षण हुआ तो ये चुंबक की पहचान है। प्रतिकर्षणी चुंबक की पहचान है, ये आपको कहा गया इसके अंदर। आइए आगे समझते हैं अपन इस चैप्टर को कैसे और समझे। चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं अपन देखते हैं। सम डेफिनेशन रिलेटेड टू मैग्नेट। सबसे पहले आता है आपका चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, जिसको अपन मैग्नेटिक पोल कहते हैं। मैग्नेटिक पोल के बारे में समझ रहे हैं चलो। तो चुंबक के किनारों पर स्थित वे बिंदु जिन पर चुंबकत्व सर्वाधिक पाया जाता है, चुंबकत्व मतलब आकर्षण क्षमता, चुंबकत्व मतलब आकर्षण करने की क्षमता सर्वाधिक पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है साहब। चुंबकीय ध्रुव की परिभाषा होगी। कितने ध्रुव होते हैं चुंबकीय ध्रुव? दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव को कहते हैं अपन उत्तरी ध्रुव, एक को ध्रुव को कहते हैं अपन दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को धनात्मक ध्रुव भी कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव को अपन ऋणात्मक ध्रुव भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है चुंबकीय अक्ष क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरने वाला काल्पनिक रेखा, गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। कैसे गुजारे सर काल्पनिक रेखा? तो मान लो यहां से यहां तक देखो, ये चुंबक के दो ध्रुव हो गए आपके पास में, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो एक काल्पनिक रेखा देखो यहाँ से गुजर रही है। ये जो काल्पनिक रेखा गुजर रही है, इस काल्पनिक रेखा को अपन क्या बोलते हैं? चुंबक का अक्ष बोलते हैं। अब आती है आपकी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी को अपन क्या बोलते हैं? प्रभावकारी लंबाई। टोटल लंबाई तो एल है, देखो यहां से यहां तक, चुंबक की यहां से यहां तक कुल लंबाई तो एल है, लेकिन प्रभावकारी लंबाई होती है 5/6 एल। मतलब कुल लंबाई का 5/6 गुना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या होती है? दोनों ध्रुव जो होते हैं, दोनों ध्रुवों के जो बीच की दूरी होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। कितनी होती है प्रभावकारी लंबाई? कुल लंबाई की कितना गुना? 5/6 गुना। एक नंबर का सवाल आ सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। अगली परिभाषा आती है आपकी चुंबकीय याम्योत्तर क्या होती है ना। चुंबकीय याम्योत्तर जिसको अपन मैग्नेटिक मेरिडियन भी कहते हैं।
मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? तो चुंबकीय ध्रुवों से होकर, चुंबकीय ध्रुव कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, इसे कहते हैं अपन ऊर्ध्वाधर तल। ये जो तल बना रहे हैं इसे अपन क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर तल। जो कहाँ से गुजर रहा है? चुंबकीय ध्रुव से गुजर रहा है। ये जो चुंबकीय ध्रुव से जो गुजर रहा है, इस ऊर्ध्वाधर तल को अपन क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। याद रह जाएगा साहब कैसे? चुंबकीय ध्रुव से गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, कल्पना कर रहे हैं अपन इस तल की, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन कह रहे हैं। ऐसा आपके पास में एक और क्या आता है? चुंबकीय याम्योत्तर। ऐसा आता है आपके पास में भौगोलिक याम्योत्तर, जो क्या हो जाएगा? भौगोलिक ध्रुव ले लेंगे यहाँ पे। अगली परिभाषा आती है चुंबकीय ध्रुव प्रबलता क्या होती है? अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, यहाँ से आकर्षण करने की क्षमता। तो चुंबक के चुंबकीय ध्रुव द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ध्रुव प्रबलता कहलाती है। इसे अपन क्यूएम से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कैपिटल स्मॉल क्यू और एम लिखते हैं ना। ये है ध्रुव प्रबलता। मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक याद रखना आपको, एम्पियर इंटू मीटर। ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है? याद रखना, एक नंबर का आ सकता है, एम्पियर इंटू मीटर ध्रुव प्रबलता का मात्रक है। यदि किसी, आगे क्या बता रखा है? यदि किसी छड़ चुंबक को लंबाई के अनुदिश या लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काट दिया जाए, ये मान लो छड़ चुंबक है, ये लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, एल लंबाई मान लो। इसके अनुदिश काटना है। कैसे काटना है? अनुदिश मतलब यहाँ से काटना है इसको, लंबाई के अनुदिश काट लो। काट लिया साहब, तो दुर्बलता क्या होगी? समान ही रहेगी। कैसे समझते हैं कैसे रहेगी? तो पहले क्या था? ध्रुव एम थी, अब आपने इसके दो भाग कर दिए तो m/2 हो गया। इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी होगी? m/2, और इसकी भी कितनी होगी? m/2। तो काट दिया जाए, ध्रुव प्रबलता निम्न प्रकार से बदलती है। किस प्रकार से बदलती है वो अपन आगे वाले टॉपिक में समझते हैं। कैसे काटा था? तो याद रखना आप लोगों को, लंबाई के अनुदिश। देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गए? ध्रुव हो गए। अब आपका ये क्या था? अक्ष था। तो यहाँ पे तो आपने लंबाई के अनुदिश दो भागों में काट दिया। इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी होगी? qm/2। क्यूएम से होती है ना, पहले क्यूएम से लिखते हैं इसको। इसकी होगी qm/2, इसकी भी कितनी होगी? qm/2। इसकी कितनी होगी? qm/2। इसकी कितनी होगी? qm/2। मतलब ध्रुव प्रबलता क्या हो गई? आधी हो गई। ठीक है साहब। लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में काटा आपने। लंबवत कैसे होती है इसकी? ऐसे होता है लंबवत। अब इसकी ध्रुव प्रबलता पहले कितनी थी? qm थी। इसकी भी कितनी थी? qm। तो जैसे आपने ऐसे काटा तो यहाँ पे इसकी लंबाई चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ध्रुव प्रबलता कितनी रहेगी? qm रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, लंबाई के अनुदिश काटेंगे, ध्रुव प्रबलता आधी रह जाएगी। लंबाई के लंबवत काटेंगे, ध्रुव प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के अंदर। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है सब समझते हैं। ऐसा निकाय जिसमें, जैसे विद्युत द्विध्रुव होता है ना पहले चैप्टर के अंदर विद्युत द्विध्रुव, वैसे ही यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव होता है। तो ऐसा निकाय जिसमें समान परिमाण व विपरीत प्रकृति वाले चुंबकीय ध्रुव, समान परिमाण, परिमाण कैसा लेना है? समान लेना है। प्रकृति कैसे लेनी है? विपरीत लेनी है। चुंबकीय ध्रुव कुछ दूरी पर व्यवस्थित कर दिए जाए, इस व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण हो गया छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई या धारावाही कुंडली। अगर कोई पूछे चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण बताओ, तो छड़ चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव का उदाहरण है, चुंबकीय सुई एक द्विध्रुव का उदाहरण है चुंबकीय, और धारावाही कुंडली भी चुंबकीय द्विध्रुव का एक उदाहरण है। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितने होते हैं? दो प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहले प्रकार अपन देखते हैं, पहला प्रकार अपन देखते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, या कैपिटल एम में ध्यान रखना है। पहला अपन निकाल रहे धारावाही कुंडली का, दूसरा निकाल रहे अपन छड़ चुंबक का। तो धारावाहिक लूप या कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं? तो किसी धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कुंडली से प्रवाहित धारा, कुंडली से प्रवाहित धारा मतलब आई, एवं कुंडली के क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल मतलब ए के गुणनफल के बराबर, मतलब आई को किससे गुणा करा दो? ए से गुणा करा दो। क्या बन जाएगा आपका? एम बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे नंबर ऑफ फेरे हैं ना, कुंडलियों की संख्या ज्यादा है, तो आप इसको गुणा किससे करा देना? एन से करा देना। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया? धारा इंटू क्षेत्रफल इंटू एन। ये चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है। कैपिटल एम से इसको क्या करते हैं अपन? डिनोट करते हैं। ठीक है साहब। तो कैपिटल एम का मात्रक क्या होता है? याद रखना है, कैपिटल एम का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है आपका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्या मात्रक होता है?
एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक? कैपिटल एम का। अभी थोड़ी देर पहले ध्रुव प्रबलता का मात्रक सिखाया था आपको, वो क्या होता है? वो होता है एम्पियर इंटू मीटर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल एम मतलब ध्रुव प्रबलता का, कैपिटल एम मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और क्यू एम मतलब ध्रुव ध्रुव प्रबलता का मात्रक है, एम्पियर इंटू मीटर। इससे विमा भी बना लोगे। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? L2। क्षेत्रफल ये रहा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? L2, और एम्पियर की क्या होती है? A1। तो L2 A1 यहाँ पे विमा बन गई आपकी। सेकंड नंबर पे अपन देख रहे हैं, सेकंड नंबर पे क्या देख रहे हैं अपन? दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। सेकंड नंबर पे दंड चुंबक का कुछ नहीं करना इसमें, देखो सिंपल बता देता हूँ मैं आपको। एक चुंबक नॉर्थ पोल है, एक चुंबक का कौन सा पोल है? साउथ पोल है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को अपन यहाँ पे 12 काउंट कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। हाँ, दोनों के बीच की दूरी 12। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता। कितनी है ध्रुव प्रबलता? QM। दोनों में से किसी भी एक ले लो तो ध्रुव प्रबलता QM। तथा दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है? 12। किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों के बीच की दूरी, किसी भी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों के बीच की दूरी का गुणा क्या कहलाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। लेकिन ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसका है? दंड चुंबक का है। किसका है? दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। M बराबर QM इंटू 12। QM कौन है? अभी बताया था, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता होती है। मात्रक निकालते चलो। QM का मात्रक आपको सिखा रखा है, एम्पियर इंटू मीटर होता है। एम्पियर इंटू मीटर पहले लिख चुके थे अपन। एम्पियर का क्या हो गया? A1, मीटर का हो गया L। तो ये दंड चुंबक। कुल मिला के आपको दो बातें याद रखनी है। सर कौन कौन सी दो बातें याद रखनी है? दो बातें याद रखनी है आपको। फर्स्ट बात तो याद रखनी है, कुंडली अगर कोई दे रखी हो ना, ऐसे गोलाकार कुंडली, इसका अगर आपसे कोई चुंबकीय आघूर्ण पूछे तो आपको सूत्र लगाना है NIA। ये कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है सर। नहीं सर छड़ चुंबक दे दे, ऐसे छड़ के रूप में चुंबक दे दे, तो आपको इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना बताना है? तो आपको इसका चुंबकीय आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण बताना है छड़ चुंबक का M बराबर ध्रुव प्रबलता इंटू बीच की दूरी 12। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने। किसके फॉर्मूले? ध्रुव प्रबलता। कौन सी ध्रुव प्रबलता? चुंबकीय ध्रुव प्रबलता, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। फिर आती है चुंबकीय बल रेखाएं। इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है आपकी चुंबकीय बल रेखाएं, और पहले चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है विद्युत बल रेखाएं। तो आइए समझते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव को रखा जाता है, तो एकांक उत्तरी ध्रुव पर जिस पथ का अनुसरण होता है वो पथ क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहलाता है। वास्तव में विलगित उत्तरी ध्रुव संभव नहीं है। रियल में देखते हैं तो कोई अकेला ध्रुव तो संभव होता नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, क्वेश्चन आपके गुणधर्म के ऊपर ही आता है। क्या गुणधर्म है साहब? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र रूप लेती है। कैसा रूप लेती है? बंद वक्र। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर नॉर्थ से किधर होती है? साउथ की तरफ। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, और चुंबक के अंदर क्या होती है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। बाहर किधर? नॉर्थ से साउथ, अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यहाँ से मान लीजिए आपके सामने मैं चुंबकीय बल रेखा खींच के बताता हूँ। मान लो आपके पास में ये चुंबक है, ये नॉर्थ और साउथ मान लेते हैं। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो जो चुंबकीय बल रेखा स्टार्ट होगी वो स्टार्ट कहाँ से होगी? चुंबकीय बल रेखाएं स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट कहाँ से होगी? तो सर स्टार्ट होगी नॉर्थ पोल से। यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही, खत्म कहाँ होगी? साउथ पोल पे। तो देखो आप कह सकते हैं चुंबक के बाहर किधर से जा रही है? नॉर्थ से स्टार्ट हो रही, खत्म कहाँ हो रही है? साउथ पे। तो चुंबक के बाहर ये नॉर्थ से किधर जाती है? साउथ पे जाती है। लेकिन चुंबक के अंदर अगर आप देखोगे किधर से किधर जा रही है? साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। दूसरा गुणधर्म आपको ये बताया गया था, चुंबक बल रेखा के ऊपर क्या खींच लो? स्पर्श रेखा खींच लो। कहीं पे भी खींच लो, यहाँ स्पर्श रेखा, यहाँ खींच लो स्पर्श रेखा। तो जैसे स्पर्श रेखा खींचोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। मतलब चुंबकीय बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा किसकी दिशा बताती है? चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा बताती है। ठीक है साहब, दोनों गुणधर्म अपन ने देख ली, और समझते हैं क्या कह रहा है। चौथा गुणधर्म, चौथा गुणधर्म क्या है? चौथा गुणधर्म है, कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है,
क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेगी तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि क्या वो प्रतिच्छेद करती है क्या, तो अपन क्या जवाब देंगे, वो प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगला, जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन मतलब पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, प्रबल होता है। तथा जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं विरल होती, दूर दूर होती है, वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, दुर्बल होता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां बल रेखाएं पास पास है वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, जहां बल रेखाएं दूर दूर है वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। उदासीन बिंदु आपके सिलेबस में नहीं है, तो थोड़ा सा पॉइंट आप नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। उदासीन बिंदु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपको ध्यान रखना है। उदासीन बिंदु छड़ चुंबक आपके पास अगर कोई है, छड़ चुंबक ए एन और एस का मतलब क्या है, छड़ चुंबक। अगर इस छड़ चुंबक को आपने कैसे रखा हुआ है, इस छड़ चुंबक को आपने रखा हुआ है जब एन सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर हो, ये जो एन सिरा रखा हुआ है आपने, ये भौगोलिक उत्तर की ओर है ना, ये कौन है, इसका मतलब भौगोलिक उत्तर। जब एन सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर हो तो ध्यान रख लेना, उदासीन बिंदु का निर्माण कहाँ होता है, निरक्ष पर होता है, निरक्ष पर होता है। लेकिन जब एन सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर हो, एन सिरा किधर हो, भौगोलिक दक्षिण, इधर भौगोलिक दक्षिण है आपका, तो बेटा ध्यान रखना है, उदासीन बिंदु न्यूट्रल पॉइंट का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अक्ष पर होता है। निरक्ष पे कब होता है, ये निरक्ष है आपका, निरक्ष पे कब होता है, जब भौगोलिक उत्तर की ओर होता है नॉर्थ पोल, और भौगोलिक दक्षिण की ओर नॉर्थ पोल होता है, तो कहाँ बनता है अपने पास में, अक्ष पर बनता है, और ये कहाँ बनता है आपका, निरक्ष पर बनता है। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं अपन, आउट ऑफ सिलेबस का होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन चर्चा करें तो चुंबकत्व के लिए अपन बात करेंगे कूलाम का नियम। चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम, जैसे अपन ने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा था विद्युत के लिए कूलाम का नियम, वैसा का वैसा पांचवें पार्ट के अंदर है चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम। समझते हैं क्या कहता है चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुव, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुव, एक पहला चुंबकीय ध्रुव, एक दूसरा चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल, इन दोनों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता, पहले की ध्रुव प्रबलता QM, दूसरे की Q2, दोनों का गुणनफल के समानुपाती समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के, तथा उनके बीच की दूरी कितनी r है, तो मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r। तो ध्रुव प्रबलता के तो क्या हो गया, गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है साहब, तो समीकरण एक और दो समझ में आएगी आपको, एक और दो को साथ में लिख देंगे अपन तो ऐसा बन जाएगा, समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा, के आएगा, QM Q2 R² आ जाएगा, और के की वैल्यू याद रखनी है, कितनी होती है, के की वैल्यू याद रखनी है μ0/4 होती है। के की वैल्यू कितनी होती है, μ0/4, के की जगह वैल्यू। अब इसको μ0 की वैल्यू याद रखना है, μ0 होता है, यहाँ लिख देता हूँ, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻, कितना, -7। अब यहाँ पे देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 10⁻⁻⁷। तो के का मान याद रखना कितना होता है, 10⁻⁻⁷। सर म्यू नोट क्या है यहाँ पे, तो निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता है, चुंबकशीलता है। एकल ध्रुव की बात करें तो QM और QM को 1 एम्पियर पर मीटर एम्पियर मीटर मान ले, और R कितना मान ले, 1 मान लेते, F का मान कितना आ जाएगा, 10⁻⁷ न्यूटन। इकाई ध्रुव कहते हैं इसको। तो परिभाषा बना लेते हैं, किसकी परिभाषा, इकाई ध्रुव की परिभाषा। इकाई ध्रुव किसे कहते हैं, तो क्या किया आपने, दोनों ध्रुव की ध्रुव प्रबलता कितनी ले ली, इकाई ले ली, बीच की दूरी कितनी ले ली, इकाई ले ली, तो बल कितना लगने लग जाएगा, 10⁻⁷ बिल्कुल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक यहाँ एक और यहाँ एक, तो F बराबर क्या आ जाएगा, के, और के का मान अपने को पता है कितना है, के का मान 10⁻⁷। तो दो समान परिमाण के, देखो समान परिमाण, ये दोनों समान परिमाण, दो समान परिमाण के चुंबकीय ध्रुव परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर रखा आपने, 1 मीटर की दूरी पर रखा, दूरी पर स्थित हो, और उनके मध्य बल कितना लगने लग जाए, ये देखो 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लग जाए, तो चुंबकीय ध्रुव क्या कहलाएंगे, आपके इकाई ध्रुव कहलाएंगे। ठीक है साहब, अब आपको आता है म्यू नोट का मात्रक, तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और म्यू नोट की भी माप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की तरफ। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो वही जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, लेकिन बेटा विद्युत क्षेत्र के अंदर एकल आवेश का अस्तित्व होता है, और यहाँ अपन एकल आवेश के अस्तित्व की बात नहीं करते। तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक ध्रुव प्रबलता वाले
चुंबकीय ध्रुव पर। QM का मतलब क्या हो गया, ध्रुव प्रबलता, और ध्रुव प्रबलता कहाँ आ रही है सर, हर में आ रही है। तो हर वाली चीज को क्या बोलते हैं, प्रति एकांक। क्या बोलते हैं, प्रति एकांक। तो प्रति एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाला कौन सा बल, चुंबकीय बल। इसको कौन सा बल बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन चुंबकीय बल। तो परिभाषा बन गई, प्रति एकांक ध्रुव प्रबलता पर लगने वाले चुंबकीय बल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी राशि है सर, सदिश राशि है। कौन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार की सदिश राशि है। अब आगे बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। एकल चुंबकीय ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब वैसे एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन कंडीशन समझने के लिए अपन यहाँ पे क्या मान रहे हैं, क्योंकि अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अक्ष के कारण तीव्रता और निरक्ष के कारण तीव्रता में। तो अपने को यहाँ पे एकल चुंबकीय क्षेत्र की बात करनी पड़ेगी। तो समझते हैं, हम जानते हैं किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर पहले गुणधर्म में बताया था आपको मैंने। अर्थात विलगित चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। विलगित मतलब अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ पर हम एकल चुंबकीय ध्रुव की परिकल्पना कर रहे हैं, जिसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है, QM है। यहाँ मान ली ध्रुव प्रबलता कितनी है, QM है। इस चुंबकीय ध्रुव से स्मॉल r दूरी पर, यहाँ से आप देखो स्मॉल r दूरी से, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। ये रहा बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपने को निकालनी। तो बिंदु P पर ध्रुव प्रबलता वाला चुंबकीय ध्रुव मान लेते हैं यहाँ पे कितनी ध्रुव प्रबलता का, QM0 ध्रुव प्रबलता का। ये तो ध्रुव प्रबलता की हो गई QM, इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी हो गई, QM0 ध्रुव प्रबलता का ध्रुव मान लेते हैं। तो QM और Q0 के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। ठीक है सर, दो आवेशों के मध्य अभी सिखाया था, दो अलग अलग ध्रुव प्रबलता के मध्य लगने वाला बल कितना होता है। तो लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है आपके पास में F बराबर, ये पूरा कौन है, K है, ये है आपका QM1, ये है आपका QM2, बीच की दूरी। अभी अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, तीव्रता का, B बराबर इकाई ध्रुव प्रबलता पर लगने वाला बल। तो बल का फॉर्मूला ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में किसका भाग दे दो आप, QM0 का भाग दे दो। जैसे समीकरण 1 में QM0, ये देखो पूरा समीकरण नंबर 1, इसमें किसका भाग देना है, QM0 का। क्यों देना है, क्योंकि परिभाषा है आपकी। तो QM0 से QM0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये रहा म्यू नॉट बटा 4 पाई, QM ये रहा QM, बटा में क्या आ जाएगा, R²। तो आपको समीकरण नंबर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, क्या है, म्यू नॉट बटा 4 पाई QM बटा R²। तो सर यहाँ पे QM कौन है, बता चुका हूं पहले। QM को अपन बोलते हैं ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता। ठीक है सर, ध्रुव प्रबलता। आर दूरी हो ही गई, म्यू नॉट का मान आपको पता है 10⁻⁷ होता है। अब बात करते हैं अपन दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। जैसे पहले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था अक्ष के कारण तीव्रता, और वहां आंसर आता था आपका 2kp बटा आर क्यूब, और kp बटा आर क्यूब। अक्ष पे और निरक्ष पे आंसर आता था kp बटा आर क्यूब। उसी प्रकार से यहाँ पे आएगा अक्ष के कारण तीव्रता और निरक्ष के कारण तीव्रता। सबसे पहले समझेंगे अपन चुंबकीय अक्ष पर तीव्रता कितनी होती है। कहाँ पे समझ रहे हैं अपन, चुंबकीय अक्ष पे तीव्रता को अपन समझ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। माना एक चुंबकीय द्विध्रुव है, देखो आपको दिख रहा होगा, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक चुंबक दिख रही है आपको। इसे अपन क्या बोलते हैं, छड़ चुंबक, चुंबकीय द्विध्रुव भी कह सकते हो। जिसके केंद्र ओ से, यहाँ देखो केंद्र ओ दिख रहा है आपको, जिसके केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी से, यहाँ से आपको स्मॉल आर दूरी पे जाना। ये देखो स्मॉल आर दूरी, यहाँ से आप गए कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी, बिंदु P स्थित होगा। क्या स्थित होगा, बिंदु P, देखो स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P दिख रहा है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ पे ज्ञात करनी, P पर। वापस समझते हैं, आपके पास में क्या दे रखा है सर, हमें एक छड़ चुंबक दे रखा है। कौन है छड़ चुंबक, ये रहा देखो पूरा का पूरा, ये छड़ चुंबक है। इसका केंद्र कितना हो गया, ओ हो गया। इस केंद्र से कितनी दूरी पर जाना है, स्मॉल आर दूरी पर जाना है। स्मॉल आर दूरी पर गए, कौन मिला सर, बिंदु P मिलेगा, ये रहा बिंदु P। यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर देखोगे आप ध्यान से, इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है, माइनस का QM,
इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी है, प्लस का क्यू। हम जानते हैं अपन दोनों ध्रुव की ध्रुव प्रबलता समान होती है लेकिन दिशा विपरीत होती है। आइए समझते हैं आगे की तरफ। अब जैसे अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे अपन इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखना कंसेप्ट क्या है। जैसे पहले चैप्टर में अपन ने अक्ष के और निरक्ष वाला देखा था, सेम टू सेम डिट्टो यहाँ पे अपन देखने वाले। तो उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब पहले अपन उत्तरी ध्रुव को यहाँ डायग्राम बना लेते हैं वापस। उत्तरी ध्रुव का क्या डायग्राम बनेगा देखना ध्यान से। मान लेते हैं यहाँ पे एस है आपका और यहाँ पे क्या है एन। यहाँ आपका ओ पॉइंट था, यहाँ से आपको जाना था स्मॉल आर दूरी पर। कौन मिलेगा, बिंदु पी मिलेगा, जहाँ पे आपको तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब मुझे बताओ ध्यान से, टोटल दूरी कितनी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, टोटल दूरी को अपन बोलते हैं 12। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हुई, अगर मैं एस ध्रुव से दूरी देखूं और या फिर पहले एस ध्रुव से देखूं, एस ध्रुव से दूरी देखूं तो ये क्या आएगा, आर प्लस एल। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। नहीं सर, अगर आप एन से देख रहे हो, यहीं से देख रहे हो आप, तो दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। तो अभी बात कर रहे हैं अपन उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल से, यहाँ से बात कर रहे हैं। तो उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1 नाम दे देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट पढ़ा, म्यू नॉट बटा 4 पाई क्यू एम बटा दूरी, दूरी कितनी, आर माइनस एल। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई क्यू एम बटा दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी यहाँ पे, आर माइनस एल का स्क्वायर। दक्षिणी ध्रुव, ये रहा दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से दूरी बताओ, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल। तो B2 कितना आ गया, म्यू नॉट बटा 4 पाई सेम क्यू एम, दूरी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल की जगह आर प्लस एल। क्यों हुई आर प्लस एल, क्योंकि आपको देखना है अब एस से पी तक की दूरी, एस यहाँ है, पी यहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी, आर प्लस एल का स्क्वायर। सर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना, जब कुल की बात करते हैं तो क्या कर देते हैं अपन, जोड़ लेते हैं दोनों को। जैसे ही दोनों को जोड़ा मैंने, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। जैसे ही दोनों को जोड़ा मैंने, क्या क्या रिजल्ट मिलेगा देखना। समीकरण 1 व 2 को 3 में रख दो, मतलब जोड़ दिया। समीकरण 1 ऐसा था, समीकरण 2 ऐसा था। देखो इसमें म्यू नॉट बटा 4 पाई यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, कॉमन ले लिया। क्यू एम यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, कॉमन ले लिया। किस किस को कॉमन ले चुका हूँ, सर म्यू नॉट बटा 4 पाई और क्यू एम को कॉमन ले चुके हो, तो ये कॉमन आ गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1 बटा आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ बचा 1 बटा आर प्लस एल का स्क्वायर। ये कॉमन चल ही रहा है बाहर। यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, लघुत्तम ले लिया। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, लघुत्तम को सोल्व कर लिया। ये एज इट इज बाहर चल रहा है, ये भी डिवाइड हो गया नीचे की तरफ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस फॉर्मूले का ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, 2rl और 2rl कितना हो गया आपके पास में, 4rl हो गया। ये एज इट इज चल रहा है। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है सर। अब जैसे होल स्क्वायर बना, ध्यान देखना इधर, जैसे होल स्क्वायर बना तो यहाँ पे एल स्क्वायर क्या होता है, बीच की दूरी होती, जो काफी छोटी होती। किसके बीच की दूरी, एल क्या था सर, एन और एस के बीच की दूरी थी 2l। अभी एल तो बहुत बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा केवल। इसकी तुलना में अगर करें या आर की तुलना, तो आर तो बड़ा है और एल क्या है, छोटा है। एल स्क्वायर को क्या मान लो, नगण्य मान लो। तो बचेगा क्या, म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये रहा म्यू नॉट बटा 4 पाई क्यू एम बी, 4rl बचा, ये रहा 4rl। आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर की घात कितना हो गया, अच्छा एक आर से आर को काट दिया यहाँ से यहाँ तक, तो आर की घात नीचे हो जाएगा 3, ऊपर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई, 4 को आप लिख सकते हो 2, ये 2, आर इंटू 2l, मतलब क्यू एम इंटू 2l। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपके पास, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कैपिटल एम। अरे क्यू एम इंटू 2l इजिकल टू कैपिटल एम, जिसे अपन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के आघूर्ण कहते हैं। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई आ जाएगा आपके पास में, देखो यहाँ पे समझाता हूँ वापस मैं आपको। जैसे म्यू नॉट बटा 4 पाई आएगा आपके पास में, इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, इस 4 को मैं, देखो म्यू नॉट बटा 4 पाई की जगह म्यू नॉट बटा 4 पाई है। इस क्यू एम को मैं क्यू एम ही लिख रहा हूँ। 4 के मैंने दो टुकड़े किए, 4 को लिखा मैंने 2 इंटू 2, 4 हो गए। एल की जगह आपके पास में क्या चल रहा है, एल, ठीक है। नीचे R4 से R3 कट गया। अब ये जो क्यू एम इंटू 2l होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल एम, मतलब इसकी जगह आप क्या लिखना है, कैपिटल एम। अब बचा क्या, म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये रहा, ये बच गया 2, ये रहा, इसकी जगह कैपिटल एम आ गया, ये रहा, डिवाइड में क्या हो गया, R3। ये आ जाती है आपकी अक्ष के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
किसकी वैल्यू आ गई? अक्ष के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू आ गई। अब अपन बात करते हैं अक्ष के बाद में निरक्ष की बात करते हैं कि निरक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन कैसे ज्ञात करें। सेम टू सेम कंसेप्ट है निरक्ष के लिए भी। माना चुंबकीय द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्ष स्मॉल r दूरी पर, इसके लिए चित्र पे जाना पड़ेगा। बिंदु P स्थित है जहां पे अपनों क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करते हैं वो चित्र से समझते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया दो ध्रुव, ये हो गई इनके बीच की दूरी जिसको अपन 2l कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 2l हो गया। केंद्र O से कितनी दूरी पर जाना है? r दूरी पर। यहाँ से देखो r की दूरी पर जाना है, बिंदु P मिलेगा। अभी देखो इस QM प्लस है, प्लस से तीव्रता कैसे निकलती है? बाहर की तरफ। देखो एरो बाहर की तरफ दे रखा है क्योंकि प्लस धनात्मक ध्रुव है, माइनस ऋणात्मक ध्रुव है तो इसकी तरफ एरो आएगा, माइनस की तरफ एरो दे रखा है। तो B1 और B2 दो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। चलो समझते हैं कैसे। तो उत्तरी ध्रुव की वजह से तीव्रता देखो, ये रहा उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बटा 4 पाई QM मतलब ध्रुव प्रबलता दूरी। अब बेटा यहां से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी वो समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है? सर वो L है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? R है। तो लंब और आधार मिल गया, तो कर्ण कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या आता है? फॉर्मूले में आता है दूरी का स्क्वायर। तो इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, समीकरण नंबर 1। दक्षिणी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 आ जाएगा, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। सेम टू सेम QM, इस बार यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? सर सेम टू सेम ही रहेगी। तो यहाँ क्या, यहाँ अपने को ये पता पड़ा कि B1 और B2 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। B1 और B2 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। अब जब B1 और B2 दोनों की वैल्यू सेम है तब परिणामी कैसे निकालें? तो जब ऐसा कंडीशन आते हैं तो पहले चैप्टर में भी अपन ने देखा था, घटक करने पड़ते हैं। तो B1 और B2 परिमाण में एक समान है, वह दिशा में क्या है? भिन्न भिन्न होने के कारण इनको घटकों में क्या कर लेते हैं? वियोजित कर लेते हैं। इस B1 के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा B1 cos थीटा, एक टुकड़ा B1 sin थीटा। इसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा B2 cos थीटा, एक टुकड़ा B2 sin थीटा। B1 sin थीटा और B2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर लेंगे? निरस्त कर लेंगे। ये दोनों टुकड़े जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में होने की वजह से परिणामी तीव्रता इन दोनों के योग द्वारा दे देंगे। ये लिखा हुआ देखो, निरक्षीय घटक B1 sin थीटा B2 sin थीटा, मतलब इसकी बात हो रही है। परिमाण में समान है, वह दिशा में कैसे हैं? विपरीत। अतः एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? निरस्त कर लेते हैं। तो इसने इसको क्या कर लिया? निरस्त कर लिया। जबकि अक्षीय घटक B1 cos थीटा और B2 cos थीटा परिमाण में समान है, एक ही दिशा होने के कारण क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ये दोनों जुड़ गए तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई? दोनों को जोड़ दो। जैसे ही दोनों को जोड़ा मैंने, तो B1 और B2 तो सेम ही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था B1 और B2 परिमाण में क्या है? सेम है। B1 और B2 परिमाण में क्या है? सेम है। सर कैसे बताया आपने सेम है? यहाँ देखो ध्यान से, B1 और B2 क्या आ रहे हैं? सेम ही तो आ रहे हैं, ये रहे। अब जैसे B1 B2 को सेम किया अपन ने तो ये क्या बन गया? 2B1 cos थीटा बन जाएगा। अरे B1 B2 2B1 cos थीटा, 2B1 cos थीटा। अब सर cos थीटा को कैसे निकालें? इस कंसेप्ट को देखो, ऐसा त्रिभुज बन रहा था आपके पास में, इसको आपने L बोला था, इसको आपने R बोला था, इसको अंडर रूट ऑफ क्या बोला था? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। थीटा कहाँ बन रहा था? यहाँ बन रहा था। अभी कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? सल L है, बटा कर्ण कितना है? अंडर रूट ऑफ कितना है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यही तो लिखा हुआ है, कोस थीटा बराबर, ये देखो पूरा का पूरा। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। B1 व कोस थीटा का मान रख दो, तो B बराबर क्या आ जाएगा? 2 की जगह 2, म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये तो B1 का मान है। QM बटा ये B1 का मान है, बटा कोस थीटा का मान ये रहा। इन सबको सोल्व किया, इतना आ जाएगा। देखो ध्यान से सोल्व करो आप। 2 म्यू नॉट बटा 4 पाई, तो 2 को तो मैंने उठा के कहाँ ले जाना है? पीछे की तरफ ले जाना है यहाँ, ताकि 2L बन जाए। देखो QM इंटू 2L, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल M लिख सकता हूँ। म्यू नॉट बटा 4 पाई कैपिटल M, म्यू नॉट बटा 4 पाई कैपिटल M इंटू, इसको नगण्य मानेंगे, R स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू M बटा R क्यूब। तो कुल मिला के ओवरऑल रिजल्ट जो मिला अपने को, क्या मिला? कुल मिला के ओवरऑल रिजल्ट जो मिला वो अक्ष वाला कितना मिला? सर अक्ष को आप लिख सकते हो 2 म्यू नॉट बटा 4 पाई M बटा R क्यूब। निरक्ष को क्या लिख सकते हो? तो सर बी निरक्ष को लिख सकते हो म्यू नॉट बटा 4 पाई
m/r। खत्म। दोनों में क्या रिलेशन है सर? ऐसा लग रहा है